ठीक ठीक। लेसन 7 है, इसमें 2 वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं हैं। एक बर्जीलियस की है और एक इसकी है आवोगाद्रो की है। तो बर्जीलियस की परिकल्पना पहले, जिन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कहते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गेल-लेसक के गैसीय आयतन संबंधी नियम के आधार पर, तुम लोग फोटो देख रहे हो गेल-लेसक के गैसीय आयतन संबंधी नियम के आधार पर, हाँ, बर्जीलियस ने एक परिकल्पना दी। इन्होंने कहा कि यह ताप और दाब दोनों समान हो। समान मतलब ये नहीं कि 0 पर हो, जो भी समय रखा जाए तो दोनों जितनी भी गैसें हैं उनके ताप और दाब अगर समान हैं, तो अगर उनके आयतन भी समान हैं गैसों के, तो उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो हम कह सकते हैं, अगर परिभाषा के रूप में लेना चाहें तो समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये किसने कहा? बर्जीलियस ने कहा। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उन्होंने दिखाया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, एग्जाम्पल दिया था, ये हाइड्रोजन अणु है, ये हाइड्रोजन अणु है। क्यों अणु है? क्योंकि इसमें 2 परमाणु जुड़े हुए, समान परमाणु। भिन्न परमाणु मिलकर भी अणु बनते हैं, और ये भी अणु है। एक इस अवस्था में हाइड्रोजन पाई जाती है गैस अवस्था में, एक इस अवस्था में पाई जाती है गैस अवस्था में पाई जाती है, तो बनाएगी ये HCl। अब अगर यहाँ पर G लिखा है तो ये गैस अवस्था में होगा, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी। और अगर L लिखा होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अब इसका आयतन अगर देखा जाए तो इसका आयतन कितना है? इसके आगे देखिए कोई अणु की संख्या नहीं लिखी यहाँ पर है, तो कितने हैं? 1 आयतन। कितना होगा? 1 होगा ना। यहाँ पर आयतन कितने होंगे? यहाँ पर भी 1 आयतन होगा, और यहाँ कितने होंगे? 2 आयतन। कितने आयतन होंगे? 2 आयतन हो गए। तो देखिए आयतन समान है, 2 आयतन इधर है, 2 आयतन इधर, समान आयतन है ना। अब यहाँ परमाणुओं की बात कर रहे हैं, तो परमाणु मान लीजिए यहाँ पर हमने N परमाणु ले लिए, तो N परमाणु यहाँ भी तो होंगे। तो यहाँ कितने हैं? 2 हैं, तो 2 N परमाणु। यही तो कहा था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने कहा था कि अगर समान ताप हो और दाब भी समान हो, कंडीशन तब है कि गैसों का आयतन भी समान हो, तो उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर ये परमाणुओं की संख्या हम आधी कर दें, जैसे 1/2 परमाणु कर, तो यहाँ परमाणु कितने हो जाएंगे? 1/2 परमाणु हो जाएंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2/2। कितना हो जाएगा? 1 परमाणु हो जाएगा ना। यही बेटा बस बर्जीलियस परिकल्पना थी। नेक्स्ट थी आवोगाद्रो परिकल्पना। और आवोगाद्रो परिकल्पना नाम है तो इसके मतलब वैज्ञानिक होंगे कोई। ये इटली के वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आवोगाद्रो। इन्होंने 1811 में समथिंग 1811 में परमाणु तथा अणु के अंतर को स्पष्ट करने के लिए बर्जीलियस की परिकल्पना को, या बर्जीलियस की परिकल्पना में जो कमी रह गई थी
उसमें सुधार किया। और इन्होंने अपनी परिकल्पना दी, एक वर्ड चेंज कर दिया, समान ताप व दाब पर समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी। बर्जीलियस में क्या था, परमाणुओं की संख्या समान होगी, और एवोगाद्रो में क्या हो रहा है, अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, अगला होगा एवोगाद्रो परिकल्पना। ये तो बर्जीलियस परिकल्पना थी, बर्जीलियस परिकल्पना थी। ये है एवोगाद्रो, गैद्रोगाद्रो बातें की होता है परिकल्पना। इसे किस सन में दिया गया, 1811 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्या नाम था, एवोगाद्रो, उन्हीं के नाम से चल रही है। वो 1811 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवोगाद्रो ने, ठीक है, 1811 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवोगाद्रो ने एक परिकल्पना दी, और वो परिकल्पना बर्जीलियस की परिकल्पना में जो त्रुटि थी उसके सुधार में दी थी। इन्होंने कहा था, क्या कहा, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, अणुओं की संख्या समान होगी। और इन्होंने वही एग्जाम्पल इसका दे दो, देखो ये एग्जाम्पल रखो, यहाँ कितना होगा, एक अणु होगा, एक क्या होगा, एक अणु होगा, और यहाँ कितना हो जाएंगे बेटा, दो। अगर हम हाफ लेके चलते हैं, मान लीजिए ये हाफ अणु है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो हाफ अणु हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2/2, एक अणु हो जाएगा। ये कितना है, एन अणु है, ये भी क्या है, एन अणु है, और ये क्या है, 2n। ठीक है भैया, ये एन अणु, ये एन अणु, ये क्या हो जाएगा, 2n अणु हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था कि एक अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के लिए एक परमाणु हाइड्रोजन तथा एक परमाणु किसकी जरूरत पड़ती है, क्लोरीन का संयोग होना आवश्यक होता है, जो कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या थी, अवहेलना थी। नहीं, जो कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवहेलना नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा था कि परमाणु ही रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। तो देखो, बना तो वही है, लेकिन जो अणु थे, अणु भाग नहीं लेते हैं। ये कैसे HCl बना, HCl कैसे बना, एक परमाणु इसका लिया गया, एक परमाणु इसका लिया गया, तब जाकर क्या प्राप्त हुए, 2 परमाणु। और 2 परमाणु किसके हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक क्या है, क्लोरीन का है। ठीक है, तो दोनों गैसों से एक परमाणु लिया गया और तब जाकर HCl का अणु बना। और उसमें कितने परमाणु लिए गए, 2 लिए गए, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। अब पूरी मतलब ये एवोगाद्रो नियम है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर ही आधारित हैं। अब इन्होंने कहा था एवोगाद्रो नियम के महत्व क्या हैं। देखो, इन्होंने सबसे पहले पूर्णतया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को आधार दिया, और आधार देने पर किसी को सपोर्ट करना मतलब उसे मजबूत करना होता। तो महत्व क्या होंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की ढाल बनना, ठीक है, मतलब दृढ़ आधार प्रदान करना। दूसरा था कि गेलुसेक के गैसीय आयतन नियम की व्याख्या करना, जो गेलुसेक ने दिया था उनके गैसीय आयतन नियम की व्याख्या करने में किया था। तीसरा था गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में, गैसीय तत्वों की क्या ज्ञात करने में, परमाणुकता ज्ञात करने में। नेक्स्ट होगा वाष्प घनत्व तथा अणुभार में संबंध ज्ञात करने में, वाष्प घनत्व तथा अणुभार में संबंध ज्ञात करने में। नेक्स्ट है गैसों के आयतन व भार में संबंध स्थापित करने में। कितना समय हो गया? 11 मिनट हो गए। गैसों के आयतन तथा भार में संबंध ज्ञात करने में। देखिए एक सवाल बहुत अधिक तुम्हारे में आया करता है, वो है 7 ग्राम, हाँ एक चीज और बता दें, एनटीपी मतलब होता है बेटा एनटीपी और एसटीपी, मातादा, साता, ये सब चीज एक ही है। एनटीपी मतलब होता है एनटीपी का नेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर बेटा टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, ठीक है, और P जो होगा वो होगा 8 ATM एनटीपी पर। अगर आयतन की बात करें तो आयतन होगा 22.4। ये तो इसकी बात हो गई। ऐसे ही अगर एसटीपी की बात आएगी तो यहाँ पर भी बेटा टेम्परेचर इतना ही लिया जाएगा, ये सब एक ही चीज के पूरक है। बी कितना होगा 8 ATM। अगर नहीं दिया गया तो अपने पास रखे जाते हैं। बी बराबर होता है 22.4 लीटर। कभी कभी क्या होता है, इसको 1000 से गुणा कर दिया जाता है तो हो जाता है 22,400 मिलीलीटर। मात्रा का मतलब होता है मानक ताप व दाब, मानक ताप व दाब। यहाँ पर बेटा टेम्परेचर, प्रेशर और जो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और आयतन है, ये सब क्या होंगे, इसी के इक्वल होते जाएंगे जो इसमें है। इसका क्या होता है, इसका होता है साधारण ताप व दाब। यहाँ पर भी टेम्परेचर, प्रेशर और आयतन क्या होंगे, समान होंगे। टेम्परेचर, प्रेशर और आयतन क्या होंगे बेटा, सारे सारे क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। सवाल आता है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर या एसटीपी पर या माथा दाब पर या साता दाब पर आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 7 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन किस अवस्था में होता है, अणुक अवस्था में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N2 का पहले क्या निकाल लेंगे, अणुभार कितना हो जाएगा, कितना होगा 28 है ना, 28 होगा। एनटीपी पर आयतन कितना लिया जाता है, 22.4 लीटर। तो हम लिखेंगे 28 ग्राम N2 का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर,
इसलिए 1 पर कितना होगा 22.4 बटे कितना हो जाएगा 28। इसलिए कितने पर होगा भैया 7 पर कितना होगा तो हो जाएगा 22.4 बटे 28 गुणे कितना हो जाएगा 7। देखो ये संख्या बटे में जाएगी तो इसलिए 7 वाले होगा तो ये किसमें जाएगी गुणे में जाएगी। अब देखिए 7 एकम 7 7 चौकू 28 4 एकम 4 4 पंचे 20 4 चौका 24 तो 5.6 लीटर। ठीक है इसका हो जाएगा 5.6 गुणे कितना हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा 1000 तो कितना हो जाएगा 5600 मिली लीटर। ये सवाल ऐसे आते हैं देखें दिए गए होंगे ढेर सारे दिए गए होते हैं बस यही तो ठीक 5600 ही आ रहा बेटा है। तो ये सवाल बहुत बार आया है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान रखना एनटीपी पर आयतन पूछ रहा तो कितना होगा 22.4 लीटर। अगर एमएल में चेंज कर देंगे तो 22,400 ml हो जाएगा। अब 28 ग्राम N2 का एनटीपी पर आयतन कितना है 22.4 लीटर। तो 1 पर कितना होगा 22.4 बटे कितना होगा 28। इसलिए 7 पर कितना होगा 22.4 बटे 28 गुणे 7 7 चौकू 28 4 एकम 4 7 चौकू 28 हुए 4 से काटा 4 पंचे 20 4 छंगा 24 ये 5.6 लीटर आया। या इसको हम 1000 से चेंज कर देंगे तो 5600 क्या हो जाएगा मिलीलीटर हो जाएगा। ये सवाल ऐसे बेटा आते हैं। और देखिए अभी एक पहले सवाल दिया गया है सवाल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वाष्प घनत्व का वाष्प घनत्व 32 है 32 है। साता पर साता पर 5.6 लीटर 5.6 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है भार पूछ रहा है। अब तो आपको मालूम है कि साता दाब पर आयतन कितना होता है पहला 7 दाब पर 5.6 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का भार ज्ञात कीजिए है ना। तो 5.6 लीटर पर पहले कितना होगा कैसे ज्ञात करेंगे। पहले देखिए वाष्प घनत्व का कोई अर्थ ही नहीं होता सवालों में। वाष्प घनत्व इसीलिए दिया गया होता है कि इसके सारे हम क्या निकाल सकें अणुभार निकाल सकें। क्या निकाल सके भैया अणुभार। तो वाष्प घनत्व जहां पर भी दिया गया हो सबसे पहले इसको पकड़ लाओ इसको चेंज कर देंगे इसमें वाष्प घनत्व बराबर कितना दिया गया 32। और वाष्प घनत्व और अणुभार में क्या संबंध होता है अणुभार बराबर क्या होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। अणुभार बराबर होता है
2 गुणे वाष्प 2 गुणे वाष्प में कितना है 32 गुना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और वाष्प में तो बराबर 32 होगा और हमारा 2 गुणे वाष्प होगा तो 2 गुणे 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है भैया 64 हो गया। अब 64 ग्राम ये प्राप्त होगा किससे सादा दाब से। अब सादा दाब पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि 22.4 लीटर पर SO2 का भार क्योंकि बेटा आयतन दिया गया है इससे कंपेरिजन करा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस का वाष्प तो 32 है। साधारण ताप व दाब पर इतने लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का भार ज्ञात कीजिए। ये तो पूछ रहा है। तो 22.4 लीटर पर SO2 का भार कितना हो रहा है कितना है 64 हो गया। टॉपिक कितना बचा अभी तो 20 मिनट का हो गया। सवाल भी बच्चे कुछ तो वेस्ट है इसमें।